नमस्ते प्यारे बच्चों। आज एनवीटी का एक छोटा सा पार्ट जो रह गया है उसको कवर करते हैं हम लोग, और एनवीटी चैप्टर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको ख़त्म करते हैं हम लोग। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। और लास्ट में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसका एक बार फॉर्मूला आप लोगों को रिवाइंड करवा देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। इस पूरे के नीचे डिवाइड करना है आपको 1 प्लस आई टू द पावर एन का। ये लास्ट हमने पढ़ा था। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, ये कौन सा एन्युटी है? रेगुलर एन्युटी है। हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने एनवीटी की वैल्यू निकाली थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर लोन का क्वेश्चन आता है, उसको आप रीपे कर रहे हो, किस में कर रहे हो? किस्तों में। तो ये जो लोन का अमाउंट होता है, आपने कितने रुपए का लोन लिया है, अमाउंट ऑफ लोन जो होता है वो उस लोन की कौन सी वैल्यू होती है? प्रेजेंट वैल्यू। तो आप लोग ये कीवर्ड याद रखो। अब कंफ्यूज मत हो कि मुझे कौन से सवाल में क्या फार्मूला लगाना है। लोन लिया है तो जो लोन लिया है वो हम चुकाएंगे एनवीटी में। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया, अब मैं चुका उसको रहा हूँ x रुपये की एनवीटी दे देगी। हर साल मैं x रुपीज़ दे रहा हूँ, तो मैं जो ये एनवीटी दूंगा x रुपीज़ की, x रुपीज़ दे के मैं लोन चुकाऊंगा। तो ये जो एनवीटी स्कीम लगेगी, तो ये एनवीटी स्कीम में जो वापस हम जो देंगे वो 5 लाख से ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि इसमें क्या जुड़ेगा? इंटरेस्ट जुड़ेगा। और इंटरेस्ट को डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 5 लाख होगी ना। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ है, ये इन सब एन्युटीज़ जो हमने लगाई है यहाँ पे, उन सब से इंटरेस्ट को डिस्काउंट करने के बाद जो टोटल सम आएगा इनकी वैल्यू का, इनके सब के प्रिंसिपल्स का जो सम होगा, यहाँ तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना। यहाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट? यहाँ पे 2 इंटरेस्ट हैं, CI है ना। तो ये अगर खाली प्रिंसिपल्स ले लिए जाएँ तो इन प्रिंसिपल्स का सम जो होता है वो क्या होती है? एनवीटी होती है, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो अगर आपके लोन का क्वेश्चन आता है कि आपको लोन चुकाना है, क्वेश्चन वाला लोन चुका रहा है, और अगर लोन चुका रहा है तो कितने रुपए का लोन चुका रहा है? अगर मान लो वो 5 लाख का चुका रहा है, 1 लाख का चुका रहा है, 2 लाख रुपए का चुका रहा है, तो जितने रुपए का लोन होता है वो लोन उसकी कौन सी वैल्यू होती है? प्रेजेंट वैल्यू होती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये बिना ब्याज के हैं। तो अगर लोन का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने सेकेंड केस देखा था कि अगर क्वेश्चन लीज या परचेज करने का क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि एक बंदा 2 एक्शन यूज़ कर सकता है, या तो वो लीज कर सकता है किसी चीज़ को, या उसी चीज़ को इतने रुपए में परचेज कर सकता है। लीजिंग के लिए अलग अमाउंट दिया हुआ होगा, परचेजिंग का अमाउंट अलग दिया हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं? इस लीजिंग वाले सेक्शन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि लीजिंग में हमने किराया दिया होगा, वो किराया हर साल दे रहे हैं हम लोग, है ना। रेंट जो भी होगा उसको हम हर साल दे रहे हैं। तो उस एनुअल रेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? वो प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? परचेजिंग वैल्यू से, यानी कॉस्ट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा हुई तो फिर लीज करना बढ़िया रहेगा, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हुई तो फिर परचेज करना अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ डिपेंड करेगा कि अगर कॉस्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है कॉस्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू है, तो लीजिंग प्रिफरेबल होगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कॉस्ट वैल्यू जो है वो लेस देन प्रेजेंट वैल्यू है, तो लीजिंग प्रिफरेबल नहीं होगा। फिर कौन? परचेजिंग प्रिफरेबल होगा। लीजिंग इज़ नॉट प्रिफरेबल, परचेजिंग इज़ प्रिफरेबल। ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो हमें कंपेयर करना होता है कॉस्ट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के साथ। प्रेजेंट वैल्यू किसकी? प्रेजेंट वैल्यू जो लीजिंग के लिए हमें किराया दे रखा है, जो एनुअल रेंट होगा उस रेंट को हम कितने साल के लिए दे रहे हैं, किस रेट से
हमने वो लोन लिया है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये हम 2 पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जनरल एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो हमसे सीधा पूछता है प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन में जनरली एक तो लीजिंग परचेजिंग से संबंधित क्वेश्चन आएगा या लोन चुकाने का क्वेश्चन जो होगा वो प्रेजेंट वैल्यू से संबंधित होगा, ठीक है। लोन वाले क्वेश्चन में भी वो ज़्यादातर आपसे EMI टाइप की एक चीज़ पूछेगा, ईयरली इंस्टॉलमेंट पूछेगा वो आपसे कितनी है, तो वो इंस्टॉलमेंट वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका प्रेजेंट वैल्यू में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हम लोग को। अब आगे चलते हैं। ये सब जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी थी। अगर मान लो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी निकालनी हो, ऐसी एन्युटी जो साल के शुरू में शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग ऑफ ईयर है ना, जब हम पैसा स्टार्टिंग ऑफ ईयर डिपॉजिट करवाना शुरू कर दें, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी, इसको ड्यू एन्युटी भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, देखो किस तरह से निकालते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू। एक बार मैं लाइन बना के समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये मान लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर है, ये स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर, या हम बोल दें एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, या सेकंड ईयर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ, ऐसे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक बार 5 साल ही ले लेते हैं हम लोग, फिफ्थ ईयर, ठीक है। एक और लाइन बना रहे हैं हम लोग, ये स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर, एंड ऑफ सेकंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर और एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। एक बार अच्छे से समझें इसको। देखो ये वाली एन्युटी रेगुलर है जो हमने पहले पढ़ी है। एक बार समझाता हूँ क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू होता है शुरू में ही किसी चीज़ की वैल्यू निकालना। अब मान लो हर बार हम लोग 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर, हर साल के लास्ट में हम 10-10 हज़ार रुपये जमा करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस 10,000 की मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी इसको, तो इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी मुझे इस 10,000 पे सिर्फ 1 + i⁻1 का ही डिवाइड करना पड़ेगा, 1 साल का ब्याज डिस्काउंट करना पड़ेगा। इस 10,000 के लिए मुझे कितना पीछे जाना पड़ेगा, 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। इसके लिए 3 साल, इसके लिए 4 साल और इसके लिए 5 साल, ठीक है। अब देखो यहाँ आते हैं हम लोग, यानी गौर कीजिएगा कि रेगुलर एन्युटी के डायग्राम में हमने देखा है कि हमें सब एन्युटी जो हमने चुकाई है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सबको डिस्काउंट करना पड़ा, सब में से ब्याज हटाना पड़ा। यानी हमें 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पूरे जो एन हमारा 5 था ना, उस पूरे 5 की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन जब हम स्टार्टिंग ऑफ ईयर वाले में आते हैं, हमने 10,000 रुपये यहाँ जमा कराए, 10,000 रुपये हमने यहाँ जमा कराए, 10,000 यहाँ जमा हो रहे हैं, हर साल के शुरू में जमा हो रहे हैं। अब जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो देखो यहाँ होती है प्रेजेंट वैल्यू, स्टार्टिंग में मानते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू को। तो ये पहला 10,000 रुपये जो डिपॉजिट हुआ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग ऑफ ईयर में जमा कराए हैं। इसके लिए तो हमें ब्याज हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ब्याज शामिल है ही नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट एन्युटी जो है ना, पहला एन्युटी जो है आपका वो सेम वही रहेगा, उसकी हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे ब्याज हटाना नहीं पड़ेगा ना। ये 10,000 का 10,000 ही रहेगा, प्लस इसमें से 1 साल का ब्याज हटेगा, इसमें से 2 साल का ब्याज हटेगा, इसमें से 3 का हटेगा और इसमें से 4 का हटेगा। मतलब हमें देखा जाए तो एन्युटी जो है ना, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो केवल बाकी बचे हुए सालों की निकालनी पड़ेगी। और बचे हुए साल मान लो 5 है तो 4 बचेंगे यहाँ पे,
अगर 6 साल का क्वेश्चन होता तो यहाँ 5 साल बचते, यानी कुल मिला के हमें एक एन्युटी यानी पहली एन्युटी की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। पहला एन्युटी जैसा है 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कैसे होगी, प्रेजेंट वैल्यू फॉर n-1 ईयर्स। n-1 कैसे, क्योंकि 1 साल कम हो गया, प्लस फर्स्ट एन्युटी ये होगी। तो ये फ़र्क है, फार्मूला दोनों में सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा जितने साल का क्वेश्चन हमें दे रखा है उससे 1 साल कम के लिए। क्यों, क्योंकि वो जो साल कम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, पहली एन्युटी वाला। पहली एन्युटी की हमें क्या नहीं निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो खुद ही होगी। तो फर्स्ट एन्युटी सेम रहेगी, बाकी जितनी भी एन्युटीज है उसमें से जितने साल है उसमें से 1 साल कम हो जाएगा। तो फार्मूला दोनों में सेम ही रहना है। यहाँ n ईयर्स के लिए फार्मूला लगाना है, यहाँ 1 साल कम के लिए फार्मूला लगाना है, प्लस एक एन्युटी यहाँ में जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ n-1 ईयर्स, मतलब वो जो फॉर्मूला है वो हमें n-1 ईयर्स के लिए लगाना है। क्वेश्चन में अगर 20 ईयर्स है तो यहाँ 19 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड वैल्यू ऑफ वन एन्युटी, एक ए जो है, ए की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहली एन्युटी जो होगी वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो खुद ही होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ड, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। देखो एक स्कैनर में क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज योर पेरेंट डिसाइडेड टू ओपन अ PPF account in a bank towards your name with rupees 10,000 every year starting from today. For next 15 years. If rate of interest be 8.5% per annum, compounded annually, what is the present value of this annuity? देखो क्या क्वेश्चन है ये। सपोज योर पेरेंट डिसाइड टू ओपन अ PPF अकाउंट इन बैंक टुवर्ड्स योर नेम विद रुपीज़ 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग वर्ड आ रहा है, मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब होता है साल के शुरू से करवा रहे हैं। फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है, अगले 15 साल के लिए। और इसमें तुम जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो वो कितना परसेंट कर रहे हो, 8.5% पर एनम से। तुमको जो ब्याज मिलेगा वो 8.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलेगा। तो ये कह रहा है कि इस पूरे PPF अकाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब स्टार्टिंग ऑफ ईयर आ गया। स्टार्टिंग ऑफ ईयर का मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो हमें इमीडिएट एन्युटी की है। तो पहला जो 10,000 रुपये हमारे खाते में जमा होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही रहेगी। उसके अलावा 10,000 रुपये, ऐसे 10,000 रुपये 14 टाइम्स और जमा होंगे, है ना। तो पहले 10,000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू तो 10,000 रुपये ही रहेगी, प्लस इन 14 ईयर्स का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो हमने ऊपर लिखा है n-1 ईयर्स का। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा a/i 1 + i⁻n-1 अपॉन 1 + i⁻n। ये पहला 10,000 ऐसे ही रहेगा। अब आगे यहाँ से एन्युटी 10,000 रुपये की है और आई हो जाएगा आपका 0.085 यहाँ से ना, और 1 + i हो जाएगा 1.085 टू द पावर n। n यहाँ 14 ईयर्स ही होगा क्योंकि 1 साल यहाँ हो चुका है, -1 अपॉन 1.085 टू द पावर 14। ठीक है,
अब 1.0885 टू द पावर 14 कितना होता है, उसको वैल्यू को निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो निकालते हैं 1.085 पावर 14, 3.1334। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000.085, यहाँ आ जाएगा 3.1334 और ऊपर आ जाएगा 2.1334, ऊपर -1 हो जाएगा। अब 2.1334 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से, डिवाइड कर देते हैं 0.085 से, फिर डिवाइड कर देते हैं 3.1334। आपका आंसर आ जाएगा 80,101.05। 80,000 में 10,000 ऐड हो जाएगा तो 90,101.05 रुपीज़, ये हो जाएगी उस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको ऐसे करना है, तो कर लेंगे आप लोग। इसको क्या करना है, ध्यान में ये रखना है कि 10,000 जो है पहला एनवीटी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो खुद ही होगी, क्योंकि उसी दिन उसको जमा करा है, स्टार्टिंग ऑफ ईयर ही जमा हुआ है, तो इसमें कोई ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका ब्याज हटाना नहीं पड़ेगा हमें। बाकी 14 साल की जो प्रेजेंट वैल्यू वो हमें फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर दोनों को एडअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। एक बुक में आप ध्यान रखना कि बुक में जो 4C है आपके, उसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, उसमें लिखा हुआ है एंड ऑफ ईयर। यहाँ आपको चेंज करना है इस क्वेश्चन को, एंड ऑफ ईयर को हटा के यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ ईयर करना है, तब आपका क्वेश्चन जो है वो पीछे वाले आंसर से मैच होगा। ठीक है, अगर एंड ऑफ ईयर से करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 किसका, 4C का, उसको आप चेंज कर लेना, एंड ऑफ ईयर की जगह स्टार्टिंग ऑफ ईयर कर लेना, एनवीटी चेंज हो जाएगी रेगुलर से इमीडिएट में। ठीक है, एक क्वेश्चन जो कई बच्चों की डाउट है वो कर देते हैं। A company borrows rupees 10,000 on condition to repay it with CI 5% per annum by annual installments of ₹1,000 each. The number of years the debt will be clear is, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कंपनी बोरोज ₹10,000, ये कंपनी 10,000 रुपीज़ उधार लेती है, लोन हो गया ये, तो यानी ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन हो गई 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये का लोन लिया है, वो चुका रहा है किस रेट से, 5% से, रेट हो गई 5% पर एनम। ठीक है, क्या कर रहा है, किस्तों में चुका रहा है, इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है, किस इंस्टॉलमेंट से, 1,000 रुपये से, यानी एनवीटी हो गई 1,000 रुपये की। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ ईयर्स इन विच द डेब्ट विल बी क्लियर, कितने साल में डेब्ट क्लियर हो जाएगी, कितने साल में लोन चुकता हो जाएगा। तो 10,000 रुपये का लोन अगर 1,000 रुपये की किस्तों में 5% की रेट से वापस दिया जाए तो कितने साल लग जाएंगे। तो ये 10,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। तो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में 10,000 PV रख देते हैं,
एन्युटी की जगह 1000, आई की जगह 0.05, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.05 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1.05 की पावर n हमें पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10,000 इंटू 0.05 अपॉन 1000 इक्वल्स टू में रह जाएगा 1.05 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1.05 टू द पावर n। इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो गया, इधर मेरे पास बचा 0.5 इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ अपने 1.05 टू द पावर n जो डिनोमिनेटर है उसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, इसके भी नीचे लिख रहा हूँ और इसके भी नीचे लिख रहा हूँ। कर सकते हैं हम लोग ऐसा, अगर हमारे पास ऐसा हो x माइनस 1 अपॉन एक्स हो तो x अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये x दोनों के नीचे अलग अलग लगाया जा सकता है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, इस 1 को मैं अगर उधर भेज दूँ तो 0.5 में से 1 जाएगा, 0.5 माइनस 1 इधर आ गया, इक्वल्स टू में बचा मेरे पास ये 0.5 में से 1 गया तो माइनस का 0.5 बचा और सामने बचा हुआ ये, दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो गए। इसको भी मैं 1/2 कर सकता हूँ काट के, 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया और फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई से 1.05 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 आ गया मेरे पास। अब वही बात है, 1.05 की कौन सी पावर 2 की इक्वल होगी, तो 1.05 की 14 पावर जो है वो 1.97 होती है, तो इसका मतलब 14 से कुछ ज़्यादा आंसर होगा हमारा। तो अगर ऑप्शंस में हम देखें तो 14.2 ईयर्स जो है वो अप्रॉक्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि 15 पे ज़्यादा चला जाता है, 1.05 की पावर अगर हम 15 लेते हैं तो ये 2.07 चला जाता है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, तो 1.05 की पावर 14 से थोड़ा सा आगे बढ़ाते ही आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्स में आंसर 14.2 14.3 आप लिख सकते हैं ना। तो 14.2 जो होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे आंसर में। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, ए आई सब दे रखे हैं, खाली एन नहीं दे रखा, तो पहले एन वाले टर्म्स को अलग कर देंगे और बाकी सब की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 से 0.5 को आप निकालोगे तो 0.5 ही बचेगा आपके पास, और 0.5 को भी मैंने 1/2 लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मेरा 1.05 की पावर n 2 के इक्वल है, तो n मेरा 14.2 ईयर्स अप्रॉक्स हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन जो है ये आपके क्वेश्चन था बुक के हिसाब से 8th 4C का 8 था ये, और ऐसा ही 4C का 10th है, सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम ही आएगा उसका, सेम 14.2 आंसर आएगा, तो आप लोग वो कर सकते हैं ना। 11th में मैंने बताया आपको चेंज करना है, क्या करना है 11th में आप लोगों को एंड ऑफ ईयर की जगह स्टार्टिंग ऑफ ईयर करना है। कुछ बच्चों ने मेरे से ये पूछा है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है बुक में उस फार्मूले से ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, तो ये फार्मूला गलत दे रखा है, फार्मूले में a अपॉन आई होता है, वो आई इन्होंने लगाया नहीं है, तो आप लोग FV फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला लगाओगे तो इसको देख के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही लगा लें a अपॉन आई 1 + i टू द पावर n माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फ्यूचर वैल्यू के नॉर्मल फार्मूले से ही करना है आप लोगों को, तो आप लोग कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ बच्चे जो है एन्युटी का समझ के कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 एन्युटी का नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिस्टर एक्स बोरोड ₹5120 at 12.5% per annum CI and at the end of 3 years the money was repaid with the interest accrued. The amount of interest paid by him, खाली अमाउंट पूछ रहा है किसका, इंटरेस्ट का। तो ये CI का नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बार बार 5,120 रुपये नहीं दे रहा है, ये एन्युटी नहीं है, ये एक ही बार 5,120 रुपये जमा हुए, तो 5,120 रुपये पर कितना इंटरेस्ट बनेगा, आपको सीधा CI निकालना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है, ये CI का क्वेश्चन है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एन्युटी के क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा या तो एन्युटी वर्ड आएगा या फिर वो पैसा एवरी ईयर डिपॉजिट होगा, ये एवरी ईयर नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन है आपका CI का। एक आता है परपेचुइटी, एक आधा क्वेश्चन आपकी बुक में परपेचुइटी का दे रखा है। क्या होती है परपेचुइटी, ज़्यादा खैर हमें गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, परपेचुइटी को। अगर एन्युटी इनफाइनाइट ईयर्स के लिए चलती रहे, एन्युटी का एन जो है
वो किसकी तरफ चला जाए, इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। जो पैसा जमा हो रहा है वो उसकी स्टार्टिंग डेट तो आपको पता है कि हाँ अब से शुरू हुआ है, इस साल शुरू हुआ है, इस साल के लास्ट से शुरू हुआ पैसा जमा करवाना, लेकिन कब तक जमा होगा ये पता नहीं है। इन्फिनिटी टाइम तक अगर पैसा जमा हो तो ऐसी इनफाइनाइट टाइम तक जो एन्युटी चलती है उसको परपेचुइटी बोला जाता है। और परपेचुइटी की फ्यूचर वैल्यू निकाली नहीं जा सकती क्योंकि पता ही नहीं होता कि एन कितना होगा, कब ख़त्म होगी, तो फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताया नहीं जा सकता। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू अगर परपेचुइटी की निकालनी है, हालांकि ये भी जो है वो थ्योरेटिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बनाया गया है प्रेजेंट वैल्यू के लिए। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए अपॉन आई, और एन वाली जितनी भी टर्म्स है वो सारी हट जाएगी क्योंकि एन इन्फिनिटी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी जो है वो ए अपॉन आई होता है। क्वेश्चन क्या होगा, परपेचुइटी के क्वेश्चन में जो भी डिपॉजिट होगा वो इनफाइनाइट ईयर्स के लिए होगा। इसको एन्युटी माना जा सकता है, इनफाइनाइट ईयर्स की एन्युटी होती है ये, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ए अपॉन आई फार्मूले से दी जाती है। जनरली ट्रस्ट, कई ट्रस्ट होती है जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है वो हर साल बच्चों को प्राइज़ देती है। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर साल उनका जो कुछ खर्चा होता है उस खर्चे को ये जितने भी फंड्स होते हैं ये बरसों तक चलती रहती है। जो जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट है इनमें हर साल पैसा जमा होता रहता है, एनविटी तो जमा होती रहती है, लेकिन कितने साल के लिए जमा होगी ये तय नहीं होता। तो ये जनरली इस तरह के जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रस्ट वाले क्वेश्चन जो है ये परपेचुइटी के अंदर आते हैं आपके। तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा 13 नंबर पे, उसमें दे रखा कि जो एनविटी है वो 300 रुपीज़ एवरी ईयर है। ठीक है, रेट 10% पर एनम CI दे रखी है। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू V पूछ रहा है वो आपसे, तो V के लिए फॉर्मूला उसने दे ही रखा है बुक में, A अपॉन आई। तो A हो जाएगा 300 और I बना लोगे आप लोग 10 अपॉन 100 करके 0.1, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दीजिए, तो आपका वैल्यू जो है वो 3000 रुपीज़ आ जाएगी। तो अगर परपेचुइटी का क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन जिसमें टाइम लिमिट जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका वैल्यू का फॉर्मूला A अपॉन आई होगा, N होगा नहीं उस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में रेट तो पर एनम दी हुई होती है लेकिन कंपाउंडेड मंथली लिखा होता है, तो आपको पहले रेट को मंथली के हिसाब से 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। हाफ ईयरली दे रखा है तो रेट में पहले 2 का डिवाइड होगा, क्वार्टरली है तो 4 का डिवाइड होगा, उसके बाद आई बनेगी। तो अगर कंपाउंडेड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, आपका आई उसी हिसाब से बनेगा, लेकिन फार्मूला आपका V इक्वल्स टू क्या रहेगा, A अपॉन आई रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद एनविटी को एक बार ड्रॉप करते हैं, हम लोग यहीं तक रखते हैं एक बार। आपके चैप्टर 4D में मिसलेनियस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर पे, अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड ₹3 लाख। एक घर की जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू वो 3 लाख रुपए है, कॉस्ट जो है। ठीक है, ही पेड ₹2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज। तो डाउन पेमेंट जो है वो 2 लाख रुपए दे रखा आपको, यानी अब उसको चुकाना कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो लोन जो है वो कितने रुपए का रह गया, 1 लाख रुपए का। ठीक है ना, 3 लाख में से 2 लाख रुपए उसने दे दिए। एंड ही एग्रीड टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। रेट जो है वो हमें गिवन है 12% पर एनम CI। हाफ ईयरली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रखा है आपको इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। If the first installment is paid after 6 months from the date of purchase, अगर पहली इंस्टॉलमेंट परचेज डेट से 6 महीने बाद दी गई, आफ्टर कह रहा है, इसका मतलब ये एंड ऑफ टाइम पीरियड हो गया। एंड ऑफ टाइम पीरियड मैंने रेगुलर है ये एन्युटी परचेज। देन अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा,
ये पूछ रहा हूँ आपसे, यानी ए पूछ रहा है। देखो 2-3 लाख का घर था, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, यानी लोन जो है वो कितने लाख का बचा, 1 लाख का। लोन जो होता है वो प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन जो चुकाना है वो 1 लाख रुपए ही है, ठीक है। रेट क्या है 12%, लेकिन हाफ ईयरली होने के कारण रेट को हाफ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये पर एनम दे रखी है, 6% हो गई रेट, ठीक है, हाफ ईयर के हिसाब से। इंस्टॉलमेंट्स 20 है, इंस्टॉलमेंट्स है ये 20, तो ये 20 रहेगी। अगर ये 20 साल होते तो 40 इंस्टॉलमेंट हो जाती है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टी दिया हुआ होता है उसको एन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 20 और ये हाफ ईयरली है, तो एन 20 रहेगा आपका। ए पूछ रहा था, अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। 1 लाख इक्वल्स टू ए हमें पता नहीं है, आई की जगह पे 0.06, 1.06 टू द पावर 20 माइनस 1.06 टू द पावर 20। अब आप लोग इसको पूरा करें, जो भी आंसर आता है ए का वो निकाल लें, ठीक है ना। बुक में आपको लॉग की वैल्यू दे रखी है, तो लॉग की वैल्यू हमारे काम की नहीं है, हम लोग बिना लॉग की वैल्यू के कैलकुलेटर से इस क्वेश्चन को कर लेंगे कंप्लीट। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आराम से देखें और पूरा करें। 7वां क्वेश्चन जो है वो दे रखा है इसी 4D में कि पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन। कैश पेमेंट जो है वो तो 20,000 दे देता है, और एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर for 25 years at 5% per annum CI. The cash down price is चिप कराओ। कैश पेमेंट 20,000 है, मतलब बंदा जब घर लेने गया तो 20,000 रुपये तो उसने वहाँ नगद दे दिए, और बाकी क्या किया उसने, बाकी इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया। कैसे दिया, एनवीटी के फॉर्म में दिया। कितने रुपए की एनवीटी दी, 4,000 रुपीज़ की। कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, है ना। किस रेट से, 5% की रेट से। ये कह रहा है ये अगर कैश डाउन प्राइस पूछ रहा है घर की, तो घर की अगर कैश डाउन प्राइस पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एनवीटी तो चलती रहेगी 25 साल तक। इस एनवीटी के इक्विवेलेंट एक सम निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं इस एनवीटी की। वो प्रेजेंट वैल्यू प्लस 20,000 रुपये, ये दोनों मिला के उस घर की क्या हो जाएगी, कैश डाउन प्राइस हो जाएगी। तो हमें यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितने हज़ार की, 4,000 की। किस रेट से, 0.05 से। यहाँ हो जाएगा 1.05 टू द पावर n माइनस 1.05 टू द पावर 25। इससे कैश डाउन प्राइस नहीं आएगी, इससे आएगा आपको एनवीटी का कितना प्राइस है वो आएगा। एनवीटी का प्राइस आएगा, एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ आ जाएगी, प्लस हम 20,000 दे चुके हैं उसको, तो प्लस 20,000 रुपये और दे देंगे उसको, तो 20,000 रुपये और डालें तो टोटल प्राइस जो है ना कैश डाउन, वो प्राइस हमारे पास आ जाएगा। कर लेंगे आप इसको, कैलकुलेट आप खुद करें, देखो इसका क्या आंसर आता है। अगर 2-5 रुपये इधर उधर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके नियरेस्ट जो भी ऑप्शन है उसको आप ले लें। तो अब एक बार क्या करें, आप लोग इस एनवीटी वाले चैप्टर को भी पूरा कर लें। एपीजीपी जो है वो चल रहा है आप लोगों का। एपीजीपी के डाउट्स जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि मैं अगर ज़्यादा डाउट्स हुए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा एपीजीपी के डाउट्स का, ठीक है। फिर जल्दी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।